नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। आज घोषित हुए कक्षा 10वीं के नतीजे। अमरावती संभाग में बुल्ढाना सबसे अव्वल, जबकि अकोला जिले का कुल परिणाम रहा 90.74%। जिले के 26,514 छात्रों का भविष्य आज हुआ तय। अकोला जिले में सबसे ज्यादा परिणाम रहा पातूर तहसील का। दस वर्षीय बालिका पर अत्याचार करने वाला हैवान गिरफ्तार। अथक प्रयास के बाद पुलिस ने घने जंगल से आरोपी को किया गिरफ्तार। अमरावती शहर में खंडेलवाल ज्वेलर्स की ऊपरी मंजिल को लगी आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। इस साल भीषण गर्मी होने के बाद भी सब्जियों की कीमतें काफी कम। सब्जियों की आवक ज्यादा, लेकिन धूप की वजह से बाजार में ग्राहक गायब। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल अमरावती विभाग का कक्षा 10वीं का परिणाम आज घोषित हुआ। इस परीक्षा में अमरावती विभाग के सभी जिलों का समाधानकारक परिणाम रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लड़कों की तुलना में लड़कियां अव्वल रही हैं। इस साल अमरावती डिवीजन का परिणाम 90.50% रहा है। पिछले साल अमरावती डिवीजन का रिजल्ट 92.95% था। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2.45% कम रहा। अमरावती डिवीजन में बुल्ढाना जिले का रिजल्ट सबसे अव्वल रहा। हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कों का रिजल्ट परसेंटेज 87.35 रहा, जबकि लड़कियों का रिजल्ट परसेंटेज 94.9 रहा है। 9 से 23 मई इन 15 दिनों में सभी छात्र अपने रिजल्ट की फोटोकॉपी या मार्क वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं तथा राज्य मंडल द्वारा तय 10 नंबरों पर काउंसलिंग उपलब्ध है। अगर परीक्षा को लेकर कोई दिक्कत हो तो सभी छात्र उनसे संपर्क कर मार्गदर्शन ले सकते हैं। ऐसी जानकारी अमरावती मंडल द्वारा दी गई। SSC फेब्रुवारी 2026चा निकाल जाहीर झालेला आहे। अमरावती विभागामध्ये 1,61,719 विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं होतं। त्याच्यापैकी 1,60,037 विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली। त्याच्यामध्ये पास झालेले विद्यार्थी 1,44,835 आणि अमरावती विभागाचं पर्सेंटेज आहे 90.50%। मागील वर्षी निकाल हा 92.95% लागलेला होता। यावर्षी अमरावती विभाग हा राज्यामध्ये 6व्या क्रमांकावर आहे। याही वर्षी दरवर्षीप्रमाणे मुलींनी बाजी मारलेली आहे। मुली होत्या एकूण मुलींचं पर्सेंटेज आहे 87.5, मुलांचं पर्सेंटेज आहे 87.35% आणि मुलींचं पर्सेंटेज आहे 94.09%। याच्याशिवाय 9 ते 23 या 15 दिवसामध्ये सर्व जे काही परीक्षार्थी आहेत त्यांना काही अडचणी असतील तर ते छायाप्रत किंवा गुण पडताळणीसाठी अर्ज करू शकतात। तसेच राज्य मंडळाने पुरवलेल्या 10 क्रमांकांवर समुपदेशन उपलब्ध आहे। परीक्षेसंदर्भात किंवा परीक्षोत्तर काही अडचणी असल्यास ते त्यावर संपर्क करून मार्गदर्शन घेऊ शकतात। सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन। आणि ज्यांना यश मिळालं नाही किंवा अपेक्षित यश मिळालं नाही त्यांच्यासाठी जुलैची परीक्षा आहे, त्याच्यामध्ये अपियर होऊन ते आपलं इच्छित यश प्राप्त करू शकतात। सर्वांचे मनस्वी अभिनंदन। मागच्या वर्षीसुद्धा आमच्या शाळेचा रिझल्ट 99% होता। यावर्षी 98.27 आहे। परंपरा आम्ही कायम ठेवलेली आहे आणि याचा श्रेय आम्ही आमच्या इकडचे शिक्षक जे आहेत आणि पालक जे आहे, सुज्ञाचे पालक आहे, आम्हाला नेहमी सपोर्ट करतात ते, आणि विद्यार्थ्यांनी जे हार्डवर्क केलेलं आहे त्याच्यामुळे हे शक्य झालेलं आहे। मागच्या वर्षीसुद्धा आम्ही एक्झाम लवकर घेतलेली होती आम्ही 9वीची, आणि त्यानंतर आम्ही एक्स्ट्रा क्लासेस घेतलेले आहे म्हणून आम्हाला भरपूर वेळ मिळाला आमचं सिलेबस कंप्लीट करायला। आणि शिक्षक जे वर्षभर जे मेहनत घेतात, म्हणजे आमच्या इकडे 2 युनिट टेस्ट घेतात आणि एक कॉमन टेस्ट घेतो आम्ही आणि एक टर्म एक्झाम घेतो। त्यात जे व्हॅल्युएशन होते
तर ते व्हॅल्युएशनचा फायदा म्हणजे आमच्या इकडचे मॅक्झिमम टीचर्स हे व्हॅल्युअर्स आहेत, मॉडरेटर्स आहेत, चीफ मॉडरेटर्स आहेत. तर पेपर सेट करताना आम्ही चांगल्या प्रकारे पेपर सेट करतो आणि त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांचा चांगला सराव होते आणि आमचं व्हॅल्युएशन चांगलं होते. आम्ही विद्यार्थ्यांना सांगत असतो आणि पॅरेंटला सांगत असतो आम्ही की बा नियमित तुम्ही वर्गाला पाठवा. अटेंडन्सवर आम्ही जास्त भर देत असतो आम्ही आणि त्याच्यामुळे हे रिझल्ट शक्य झालेलं आहे. 232 विद्यार्थी बसले होते, त्यापैकी 228 विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेले आहेत. 123 विद्यार्थी जे आहेत त्यांनी 75% वर मिळवलेलं आहे आणि 68 विद्यार्थी जे आहे प्रथम श्रेणीत आलेले आहेत. टॉपर म्हणू शकता का आपण शाळेत? आपण म्हणू शकतो की बाबा 99.40 आहे. मागच्या वर्षी 99.20 मुलगा आला होता आमचा श्रेयश आणि यावर्षी 99.40 आलेला आहे. तर सध्या तरी म्हणू आम्ही कि आमच्या इकडचं प्रथम आलेली आहे मुलगी. कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाले अकोला जिले के छात्रों का इंतजार आज खत्म हुआ। आज कक्षा 10वीं के नतीजे घोषित होने के बाद अकोला जिले का परिणाम 90.74% रहा, जिसमें पातूर तहसील का परिणाम सबसे अव्वल रहा। अकोला जिले का कुल परिणाम 90.74% रहा है। 10वीं की परीक्षा के लिए जिले में कुल 25,688 छात्र रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 23,064 छात्र पास हुए हैं। अमरावती डिवीजन में लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से ज़्यादा रहा। जैसे अकोला जिले में लड़कियों का रिजल्ट 94.94% रहा, जबकि लड़कों का रिजल्ट 86.96% रहा। अकोला जिले में 6,223 छात्रों ने विशेष मेरिट हासिल की है, जबकि 7,197 छात्र फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। अगर छात्र अपने मार्क्स वेरीफाई करना चाहते हैं या आंसर शीट की फोटोकॉपी करवाना चाहते हैं तो वे 9 मई से 23 मई 2026 तक बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले में सबसे ज़्यादा रिजल्ट पातूर तालुका का रहा। यहाँ 94% छात्र पास हुए हैं, जबकि अकोला तालुका में 92% छात्र पास हुए हैं। जिले में 23,000 छात्र पास हुए हैं, जिसमें 11,637 लड़के और 11,427 लड़कियां पास हुई हैं। आपल्यासोबत बाल शिवाजी शाळेचा अर्जुन आहे. अर्जुन, किती पर्सेंट भेटले? 91. कसं वाटतं एवढे छान पर्सेंटेज भेटून? खूप छान वाटतंय, शाळेचा सपोर्ट आहे, हां. खूप चांगलं वाटत आणि आहे. घरच्यांना अपेक्षा होती का की तू एवढे पर्सेंटेज घेशील म्हणून? घरच्यांना 85 पर्यंत वाटत होतं, पण अपेक्षेपेक्षा जास्त मार्क्सच मिळालेले आहेत. म्हणजे तू घरच्यांच्या अपेक्षांचा भंग केलाय, पण चांगले पर्सेंटेज घेऊन आहे ना? हो. चला, खूप खूप अभिनंदन अर्जुन. कीप इट अप. 70. ओके, खूप छान आहे. अजून आम्ही ऐकलंय की तू स्पोर्टमध्ये खूप छान आहे. हो, मला म्हणजे की रौप्य पदक पण भेटलेलं आहे 2दा. हां, सिल्वर मेडल. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. भारत विद्यालयात आज मी आलोय आणि 10वीचा निकाल लागलाय. आपल्यासोबत या स्कूलची टॉपर म्हणू शकतो, 98.60% पडले. त्यांना विचारूया कसं वाटतं. खूप छान वाटत आहे, खूपच वेगळी फिलिंग आहे, म्हणजे वर्ड्समध्ये एक्सप्रेस नाही करता येत आहे, पण खूप 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 छान वाटत आहे. आणि हा जो तुम्ही वर्षभर एवढी मेहनत घेतली आहे आणि 10वीचा हा निकाल तुम्हाला आज एकदम छान रिझल्ट भेटलाय, याचं श्रेय तुम्ही कोणाला द्याल? याचं श्रेय नक्कीच पहिल्यांदा आजीला देईल, कारण की आजीने सगळं केलं आणि म्हणजे असं म्हणता येईल की तिने माझ्यासोबत परीक्षा दिली पूर्णपणे. आणि मग आजीनंतर शिक्षक आहेत, आईबाबा आहेत. आईबाबा ड्युटीवर असतात, तरी त्यांनी देखील काय चालू आहे काय नाही असं नेहमी त्यांनाच श्रेय जाईल. आपल्यासोबत अक्षर आहे. अक्षरा, तुला 10वीत किती पर्सेंट पडले? मला 86.40. क्या बात आहे अक्षरा. फ्युचर प्लॅन काय आहे तुझा? मी इंजिनिअरिंग JEE. JEE करायचं आहे. चला, खूप खूप अभिनंदन. अक्षरा, कसं वाटतं 80% वर मार्क भेटले तुला? खूप छान. बरं, इथे असं कोणी आहे का की जे प्रेशराईज होतं की यार चांगले मार्क भेटले पाहिजे, नाही तर काय होईल? कोणीच नाही असं? सगळ्यांना माहिती होतं चांगले मार्क भेटणार आहे. ओके, हे सगळे तुम्ही सगळे दिसताही सोजवळ बिचारे सगळे. कृतिकाने कृती केली आहे. 91.40% भेटले कृतिकाला. कृतिका, कसं वाटतं एवढे छान पर्सेंटेज मिळवून? म्हणजे एकदमच छान वाटतंय, वाटायलाही पाहिजे. आपल्यासोबत एक ताई आहे, त्यांना 97% भेटले आहेत. त्यांना विचारूया तुम्हाला कसं वाटतं एवढं छान पर्सेंटेज भेटल्यावर, आणि याचं श्रेय कोणाला द्याल? याचं श्रेय माझ्या आईबाबांना आणि शिक्षकांना वगैरे सर्वांनाच देणार. बरं, आणि असं आजकाल ना फॅड निघालाय नवीन की ग्रुप स्टडीज होतात, तर असं ग्रुप आहे का तुमच्यात ग्रुप स्टडीवाला? आमचा सर्व ग्रुप आहे, फक्त त्या ग्रुपमध्ये स्टडी नाही होत. चांदनी पुलिस थाने की सीमा में 5 मई को एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की शर्मनाक घटना हुई थी,
घटना के बाद आरोपी सावरगांव के जंगल परिसर में फरार हो गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अर्चित चाणक ने क्राइम ब्रांच को आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। पुलिस के अतित प्रयास के बाद आरोपी को घने जंगल से गिरफ्तार किया गया। 5 मई को 10 वर्षीय पीड़िता के माता पिता काम पर गए थे। तब आरोपी जगराम गोविंद आड़े ने पीड़िता को घर में अकेला देखकर उसके साथ अत्याचार किया। उसने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन पीड़िता ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ चांदनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। आरोपी एक कुख्यात अपराधी है और उसे जंगल की पूरी जानकारी थी। उसके पास मोबाइल फोन या गाड़ी नहीं होने की वजह से उसे टेक्निकली ढूंढना नामुमकिन था। घटना की गंभीरता को समझते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चाणक ने तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। अकोला पुलिस विभाग के 105 जवानों की 5 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। इस मुहिम में 2 श्वान पथक और 4 ड्रोन कैमरों की मदद से सावरगांव, चोंडी, वनदेव, वसाली और पांगरा टाटी इलाकों में 20 से 25 किलोमीटर के घने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जंगल का इलाका दूर दराज का होने की वजह से जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चाणक ने वन विभाग के डीएफओ सुमन सोलंके से मदद मांगी। इसके बाद वन विभाग की एक टीम भी ऑपरेशन में शामिल हुई। आखिरकार 7 मई को गांव वालों की मदद से आरोपी जगराम आड़े को पुलिस ने सावरगांव के घने जंगल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कड़ी सुरक्षा में तुरंत अकोला रवाना किया गया। इस मामले में ई गवाही, फोरेंसिक जांच, वीडियोग्राफी जांच के माध्यम से सबूत इकट्ठा किए जाएंगे तथा 30 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की जाएगी, ऐसी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक ने दी। चांदनी पोलीस स्टेशन अंतर्गत सावरगाव येथे 2 दिवस पूर्वी एक अतिशय दुर्दैवी घटना घडली होती, ज्याच्यामध्ये सावरगावमध्ये 10 वर्षाची मुलगीवर 60 वर्षाचे नराधमाने अत्याचार केला होता। रात्री 7-8 वाजता पोलीस स्टेशनला आले होते तक्रारदार आणि 2-3 तासात FIR दाखल झाला होता। त्याच्यानंतर आरोपीचा शोध सुरू केला होता। आरोपी अगोदरपासूनच पळून गेला होता। एक आम्हाला माहिती होती की आरोपी जंगलमध्ये पळून गेलेला आहे। एक मॅसिव्ह सर्च ऑपरेशन आम्ही राबवला होता। 2 दिवसाचे सर्च ऑपरेशनमध्ये आमचे 105 पोलीस कर्मचारी, अधिकारी व टोटल 5 असे वेगवेगळे पथक आम्ही स्थापन केले होते। याच्यामध्ये SDPOचा पथक, पोलीस स्टेशनचा पथक, LCVचे 2-3 पथक असे होते। याच्यामध्ये अजून आमचे 2 BDSचे पथक होते, डॉग स्क्वॉडचे पथक होते आणि 4 आमचे ड्रोन कॅमेराज होते। याच्यामध्ये आज 2 दिवस नंतर जंगलमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखाचे पथकाने आरोपीला तिथून ताब्यात घेतलेला आहे, अटक केलेली आहे आणि आता याच्यानंतर आम्ही आमचा असा एक टाइमलाईन आम्ही ठेवलेली आहे की 30 दिवसात याची एक चार्जशीट आम्ही कोर्टात पाठवणार आहोत आणि याचा पूर्ण फॉरेन्सिक इन्व्हेस्टिगेशन, मेडिकल रिपोर्ट, ई साक्ष, फॉरेन्सिक व्हॅन, सर्व जप्ती, व्हिडिओग्राफी, फोटोग्राफीमध्ये होणार, जेणेकरून कोर्टामध्ये जेव्हा आम्ही चार्जशीट पाठवणार तर 100% आरोपीला शिक्षा होणार आणि कठोरात कठोर शिक्षा होईल। यासाठी मी स्वतः याचा इन्व्हेस्टिगेशनचं मॉनिटरिंग करणार आहोत आणि ठाणेदार खुद या गुन्ह्याचा तपास करणार आहे आणि मी आमचे सर्व अधिकारी बंधूला खूप धन्यवाद देतो। याच्यामध्ये अजून एक सांगायचं आहे, वन विभागाने आम्हाला खूप सहकार्य दिलेलं आहे। वन विभागाचा मी सुद्धा ऋणी आहोत की त्यांनी आम्हाला खूप याच्यामध्ये अतिशय सहकार्य दिला। तसेच जे गावकरी आहे, जे तिथे स्थानिक रहिवासी आहे, त्यांना सुद्धा आम्हाला खूप तिथे सहकार्य दिलेलं आहे। तर सर्वांचं मी अभिनंदन करतो आणि 100% या आरोपीला शिक्षा होणार अशी गवाही देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अमरावती शहर के खंडेलवाल ज्वेलर्स की ऊपरी मंजिल को भीषण आग लगी। शुक्रवार दोपहर की इस घटना के कारण परिसर में एक ही भगदड़ मची थी। इस आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों को अथक प्रयास करना पड़ा। अमरावती शहर के जयस्तंभ चौक स्थित खंडेलवाल ज्वेलर्स प्रतिष्ठान के ऊपरी मंजिल को भीषण आग लग गई। भीषण आग से ज्वेलर्स का भी नुकसान हुआ। शुक्रवार दोपहर आग लगने से परिसर में एक ही अफरा तफरी मच गई। बिल्डिंग की पहली मंजिल से धुआं उठ रहा था। पहली मंजिल कई सालों से खाली पड़ी थी। आग लगने से परिसर का ट्रैफिक जाम हो गया था। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई थी। आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया था। घटनास्थल के पास पेट्रोल पंप होने की वजह से काफी खतरा बढ़ गया था। आग की घटना को देखने के लिए जयस्तंभ चौक इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने वहां से लोगों को हटाया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। भीषण आग में ज्वेलर्स की कीमती चीजें, ज्वेलरी और दूसरा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अकोला में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंचने के साथ ही आम जनजीवन अस्त व्यस्त है।
इसका सीधा असर शहर के सब्जी बाजार पर दिख रहा है। भीषण गर्मी के कारण खेतों से सब्जियों की आवक तो भरपूर हो रही है, लेकिन चिलचिलाती धूप की वजह से बाजारों से ग्राहक गायब है। माल खराब होने के डर से बाजार में सब्जियां कौड़ियों के दाम बिक रही हैं। थोक व्यापारियों के अनुसार गर्मी में सब्जियां जल्दी सूख जाती हैं या सड़ने लगती हैं। इसी कारण किसान और थोक विक्रेता माल को कम कीमत पर भी बेचने को मजबूर है। पत्ता गोभी और कद्दू के हालात यह है कि इन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। एक थोक आड़तिया के अनुसार मंडी में लाने के लिए किसान पहले सब्जियां तोड़ते हैं। मंडी में लाने तक सब्जियों को 24 घंटे से ज़्यादा बीत जाते हैं। इसके बाद सुबह 11 बजे तक मंडी में बिक्री की जाती है। गर्मी के कारण सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो रही हैं, इसलिए आड़तिया भी जल्द से जल्द बेचकर माल खत्म करना चाहते हैं। आड़तियों के अनुसार गर्मी के कारण उत्पादन तो ठीक है, लेकिन यातायात और स्टोरेज की कमी के कारण किसान को सही दाम नहीं मिल पा रहा। जब तक मौसम ठंडा नहीं होता तब तक बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। आज बाजार में टमाटर 20 रुपये से 25 रुपये किलो, फूलगोभी 15 रुपये से 20 रुपये किलो, पत्ता गोभी 10 रुपये से 15 रुपये किलो, हरी मिर्च 40 रुपये किलो, भिंडी 25 रुपये से 30 रुपये किलो, बैंगन 20 रुपये से 25 रुपये किलो, कद्दू 15 से 20 रुपये किलो, परवल 60 रुपये किलो, गवार 50 रुपये से 60 रुपये किलो, लौकी 20 रुपये किलो, जबकि हरा आम अर्थात कैरी 50 रुपये से 60 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही हैं। हालांकि गर्मी के दिनों में हरी सब्जियां महंगी हो जाती हैं, लेकिन इस साल भीषण गर्मी के बाद भी सब्जियों का उत्पादन ज़्यादा होने के कारण नागरिकों को सब्जियां सस्ती मिल रही हैं। कक्षा 10वीं के रिजल्ट में बाल शिवाजी विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन शानदार रहा। छात्रों की इस सफलता को लेकर शहर में चैतन्य का वातावरण निर्माण हुआ है। बाल शिवाजी शाला के एक छात्रा ने 98.8% अंक प्राप्त कर अपनी शाला का नाम रोशन किया है। यह छात्र शहर में टॉपर भी हो सकता है। सभी स्तर से उसका अभिनंदन हो रहा है। बाल शिवाजी विद्यालय ने अपनी 100% परिणाम की परंपरा इस वर्ष भी कायम रखी है। भविष्य में तकनीकी तथा क्रिएटिव क्षेत्र में अपना करियर करने की इच्छा छात्रों ने व्यक्त की। छात्रों की इस सफलता को लेकर उनके अभिभावक व शिक्षकों ने आनंद मनाया। अकोला शहर की शैक्षणिक गुणवत्ता पर फिर एक बार मुहर लगी है। स्थानीय भारत विद्यालय ने भी अपनी 10वीं व 12वीं की परीक्षा में सफलता की परंपरा कायम रखी है। इस वर्ष शाला की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। रिजल्ट घोषित होते ही स्कूल के परिसर में सभी छात्र छात्राओं ने एक ही जल्लोष किया। भारत विद्यालय के अधिकांश छात्रों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कुछ छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शाला का 100% परिणाम रहा। छात्रों की इस सफलता को लेकर शाला के मुख्याध्यापक ने समाधान व्यक्त किया। शिक्षकों का योग्य मार्गदर्शन तथा विद्यार्थियों की अथक मेहनत के कारण यह सफलता प्राप्त हुई है, ऐसा मत इस अवसर पर मुख्य अध्यापक ने व्यक्त किया। डॉक्टर तथा इंजीनियर होने का सपना लेकर ये गुणवंत छात्रों ने सफलता का यह शिखर प्राप्त किया है। जिले में थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों को रक्त की तीव्र किल्लत का सामना करना पड़ता है। इसलिए अकोला में थैलेसीमिया सोसाइटी शुरू होकर उसमें सैकड़ों से अधिक मरीजों की संख्या पंजीकृत है। थैलेसीमिया से पीड़ित 200 मरीजों पर इलाज चल रहा है तथा 40 पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की जानकारी समिति ने विश्व थैलेसीमिया दिवस के तौर पर दी। हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के तौर पर मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिन का मकसद समाज में खानदानी रक्त की बीमारी थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता फैलाना, मरीजों को सही इलाज देना और बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी फैलाना है। थैलेसीमिया एक खानदानी बीमारी है जो खून में हीमोग्लोबिन बनने में कमी की वजह से होती है। इस बीमारी की वजह से शरीर में काफ़ी हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाए। इस वजह से मरीज को एनीमिया, कमजोरी, थकान, विकास में रुकावट और दूसरी शारीरिक दिक्कतें होती हैं। गंभीर मामलों में मरीजों को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। आज 8 मई जो विश्व थैलेसीमिया डे मनाया जाता है कि ये थैलेसीमिया से जानकारी सभी लोगों को मिले और थैलेसीमिया मुक्त भारत हो, पूरा वर्ल्ड थैलेसीमिया मुक्त होना चाहिए। उसके लिए ये थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। यहाँ पर ये हमारा अकोला थैलेसीमिया डे केयर यूनिट में अकोला थैलेसीमिया सोसाइटी और संकल्प इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से
हम लोग यहाँ पर जो थैलेसीमिया बच्चे हैं उनको टोटल ब्लड डोनेशन, ब्लड की जो ब्लड लगाना, उसके बाद में जो भी मेडिसिन लगती है वह सब प्रोवाइड की जाती है टोटल फ्री ऑफ चार्ज। यहाँ पर अकोला डे केयर यूनिट पे डॉक्टर मनीष जी पाड़िया, सुशील भाई, ऐश्वर्या सिस्टर और हमारे दीपक भाई, अश्विन भाई पोपट और हम सब लोग मिलके ये यूनिट चला रहे हैं। और हमारे यहाँ पे आज 200 बच्चे हैं, जो अकोला डिस्ट्रिक्ट के तो 20 से 25 बच्चे रहेंगे, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हैं। कोई भंडारा से आता है, कोई गोंदिया से, कोई नांदेड़ से, कोई परभनी से, कोई बुल्ढाना, नांदूरा, धुलिया, चालीसगांव, कोई तो पूना से भी पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास में। तो हमारे डे केयर यूनिट पे पूरी व्यवस्था मिलती है। इन बच्चों को जो ब्लड लगता है यहाँ पर हमारे यहाँ पे हर महीने की 500 यूनिट ब्लड लगता है इन बच्चों को ब्लड देने के लिए। तो संकल्प इंडिया फाउंडेशन के थ्रू पूरा ब्लड की व्यवस्था होती है। यहाँ पे डॉक्टर हेगड़ेवार रक्तपीढ़ी है अकोला में, उनके तरफ से हमारा साईं जीवन रक्तपीढ़ी, इनके तरफ से पूरा रक्त पुरवठा होता है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज थैलेसीमिया से मुक्त किया जा सकता है। जितने भी आज मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की शादी करने से पहले एक बहुत छोटी सी टेस्ट है, थैलेसीमिया की टेस्ट करना चाहिए। अगर अपना बच्चा नॉर्मल है तो उसकी शादी किसी के साथ में भी हो गई तो चल जाता है, लेकिन अगर हमारा बच्चा थैलेसीमिया कैरियर है, कैरियर होने के बाद में उसको जो जीवन साथी मिले वो कैरियर नहीं मिलना चाहिए, ये अपने को सिर्फ देखना पड़ता। और अगर दोनों को नॉलेज रहे थैलेसीमिया कैरियर है और दोनों की कोई कारणवश दोनों की शादी होती है तो अंडर प्रेगनेंसी उसकी टेस्ट होती है और उसमें से 100% हमको ये बचा जा सकता है। हमारे यहाँ पे एक भी बच्चा पैदा न हो। हमारा डे केयर यूनिट चलाने की वजह आप सब लोगों को पता ही है कि मुझे भी थैलेसीमिया बच्चा था और मुझे जो दुख हुआ, जो तकलीफ़ हुई, वह किसी को तकलीफ़ नहीं हो, आगे उसमें से लोगों को प्रेरणा मिले और हमारा भारत जो है पूरा थैलेसीमिया मुक्त बने, उसकी पहल से हम लोग ये डे केयर यूनिट चला रहे हैं। हरीश आलिम चंदानी, अश्विन पोपट, दीपक भानुशाली सदस्यों के रूप में थैलेसीमिया समिति अकोला के लिए पिछले 35 वर्षों से काम कर रहे हैं। संकल्प फाउंडेशन की ओर से मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले साल 40 मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। अभी सेंटर पर 200 पंजीकृत मरीज हैं, उनका इलाज चल रहा है। साथ ही मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए तैयारी चल रही है। प्रति माह 400 से 450 रक्त आदान किया जाता है। इतने ब्लड की उपलब्धता संकल्प ब्लड सेंटर बेंगलुरु, हेडगेवार ब्लड बैंक अकोला, साई जीवन ब्लड बैंक अकोला के माध्यम से होती है। ऐसी जानकारी अकोला थैलेसीमिया समिति अकोला के अध्यक्ष हरीश आलिम चंदानी ने दी। विनती करूंगा कि अपने बच्चों की शादी करने से पहले थैलेसीमिया की टेस्ट करें और उसके बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे आप डे केयर यूनिट पे आ सकते हैं। हम पूरी मदद करेंगे। कैंप कैसे लगाया जाता है टोटल फ्री ऑफ चार्ज, आपके एरिया में हम जहां आप बोलेंगे हम वहां पे कैंप लगा सकते हैं। आज पूरे संकल्प इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से पूरे देश में 40 डे केयर यूनिट चलाया जा रहा है, उसमें से एक अकोला डे केयर यूनिट है। तो वहाँ पर पूरी सब लोगों की बच्चों की ड्राइंग कॉम्पिटिशन लिया है और ड्राइंग कंपटीशन में जिनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो प्राइज़ आएंगे वह सब उनको प्राइज़ मिलने वाले हैं। ये पूरे जो भी कलेक्शन बच्चों का हुआ है ये पूरा हम लोग हमारे हेड ऑफिस को भेजेंगे और वहाँ से उनको सबको मिले जाएगा। यहाँ पर हमने सबके लिए सब लोग यहाँ पे पेरेंट्स आए हैं, सभी उनके बच्चे आए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे भी हमारे यहाँ पेशेंट है जो जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। बोन मैरो ट्रांसप्लांट आज वो डॉक्टर MBBS डॉक्टर बन गया है। डॉक्टर इरतकर करके फैमिली है जो हमारे रिसोर्ट की फैमिली है, वो अभी यहाँ रह रहे हैं। वो उसने अकोला से ही मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है और आगे भी पढ़ना चाहता है। तो किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर सब पूरी व्यवस्था है, सब पूरी टीम देख रही है, लेकिन आप लोगों को एक ताकत से, जैसे इरतकर डॉक्टर बन गए, वैसे पराग इरतकर डॉक्टर बन गया, वैसे हमको भी कुछ एम्बिशन रख के आगे बढ़ना है। तो संकल्प इंडिया फाउंडेशन के थ्रू आज कम से कम 1000 के ऊपर बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया है जो आपके हमारे जैसे एकदम नॉर्मल है। तो मैं एक बार कहूँगा कि संकल्प इंडिया फाउंडेशन की जो टीम है जो इतना अच्छा काम कर रही है, उनके लिए भी सब जने एक बार तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। आज घोषित कक्षा 10वीं के रिजल्ट में रिसोड शहर के गद्दा कारखाना व्यावसायिक 47 वर्षीय मोहम्मद जमील नूर,
मोहम्मद ने 10वीं की परीक्षा में सफलता हासिल की है। फिलहाल मोहम्मद जमील की यह सफलता चर्चा का विषय बनी हुई है। 31 साल बाद मोहम्मद जमील ने 10वीं का एग्जाम देने में सफलता हासिल की है। इस उम्र में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास करके युवाओं को एक प्रेरणा देने वाला संदेश दिया है। एक बार फिर साबित करते हुए कि पढ़ाई की कोई उम्र सीमा नहीं होती, रिसोड के 47 साल के मोहम्मद जमील नूर मोहम्मद ने 31 साल बाद फिर से परीक्षा केंद्र पर जाकर 10वीं की परीक्षा दी थी। मोहम्मद जमील नूर मोहम्मद ने 1995 में 10वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन उस समय वे फेल हो गए थे। इस वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। हालांकि उनकी हमेशा से अपनी पढ़ाई पूरी करने की इच्छा थी। आखिर में उन्होंने हिम्मत करके फिर से पढ़ाई शुरू की और 31 साल बाद उन्होंने इस साल 10वीं की परीक्षा देने का फैसला किया और अपने बच्चों की उम्र के छात्रों के साथ परीक्षा केंद्र पर जाकर दोबारा परीक्षा दी। कई छात्रों ने उनके फैसले की तारीफ की और उन्हें परीक्षा के लिए हिम्मत दी। जमील ने कहा कि उन्होंने उन्हें कुछ मार्गदर्शन भी किया। कई लोगों ने उनके फैसले की तारीफ की है और उन्होंने समाज को यह मैसेज दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मोहम्मद जमील के तीनों बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं। बड़ा बेटा मेडिकल कर रहा है और छोटा इंजीनियरिंग कर रहा है। जमील ने बताया कि छोटा बेटा 12वीं क्लास में है। परीक्षा रिजल्ट आते ही मोहम्मद जमील और उनके परिवार में खुशी का माहौल बन गया। उनके बेटे ने कंप्यूटर पर उनका रिजल्ट देखा और उन्हें इसकी जानकारी दी, जिस पर गर्व महसूस करते हुए मोहम्मद जमील ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाया। आज रोजी 10वीचे निकाल लागले असता चांगलं वाटलं। 10वी मी उत्तीर्ण झालेलो आहे आणि 54.20 असं माझा पर्सेंटेज बनलेला आहे त्याच्यात। हे जे युवा पिढी जे आज डिप्रेस होऊन बसलेली आहे त्यांच्यासाठी हा अति महत्त्वाचा संदेश आहे की त्यांनी या शिक्षणाच्या बाबतीत कधीही मागं राहू नका। शिक्षण पूर्ण करा, शिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करा। अशिक्षित माणसाचं नाव शिक्षित माणसापेक्षा कमीच असते। शिक्षण झालेल्या माणसाचे महत्त्व समाजामध्ये जास्त आहे। शिक्षणाचे महत्त्व हे पटवून घेण्यासाठी तुम्हाला थोडीफार मेहनत घ्यावी लागेल। तुम्हाला इतके दिवसापासून कसं काय सुचला? तुम्ही 10वा वर्ग नापास झाले होते पहिले आणि आता कसं काय तुम्ही एवढा वयाच्या 47व्या वर्षी तुम्ही परीक्षा दिली? आता वास्तविक पाहता ही जी गोष्ट आहे ही बरोबर विचारली तुम्ही की आतापर्यंत का लक्षात आले नाही। कास ते कुटुंबाच्या ज्या जबाबदाऱ्या असतात ना ह्या शिक्षणापेक्षा जास्त मोठ्या असतात। परंतु एकेकाळी असं वाटते कधी कधी की आता आपल्याला कुटुंबाचं सगळं झालेलं आहे, आता आपण मोकळे झालो। त्याच्यानंतर हे लक्षात आलं की आता आपण तर आता मुलं गेलं शिकून राहिले, मग आता आपण शिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करू। आतापर्यंत आपण जे आपल्या घरच्या जबाबदाऱ्या होत्या पूर्ण केलेल्या आहेत। परिवारात कोण कोण आहे आणि मुलं काय करतात? मी आहे, माझे 3 मुलं आहेत, एक छोट्या भावाचा मुलगा पण आहे सोबत। माझा मोठा मुलगा नीटची तयारी करून राहिला, एक इंजिनिअरिंग करून राहिला पुण्यामध्ये, आणि एक जे मुलगा आहे तो डॉक्टरी करून राहिला कर्नाटकमध्ये। छोटा मुलगा आता यावर्षी 10वीला गेलेला आहे आणि घरात जवळपास सगळेच जण शिक्षण घेऊन राहिले। मुलं जे आहेत आताची जी पिढी जनरेशनची। तुमच्या सदर परीक्षा दिली या संदर्भात तुमच्या परिवाराचं काय म्हणणं आहे? परिवाराचे लोक खुश झाले होते। त्यांनी मला प्रोत्साहित केलं या गोष्टीसाठी आणि त्यांना सगळ्यात विशेष महत्त्वाचं म्हणजे आता हे जे रिझल्ट आलेले आहेत, हे जे आता निकाल आलेला आहे, याच्यासाठी आमच्या घरचे किंवा माझे मुलं आहेत हे फार उत्सुक होते की बाबा का रिझल्ट लागते काय, पास होतात की नापास होतात, याबद्दल त्यांचे म्हणजे वेगळे मत होते। पण आता ते एकदम स्पष्ट झालेलं आहे की मी 10वी पास झालेलो आणि त्यांनी सगळ्यांनी मला फार असं समजून चला की त्यांनी मला फार भरभक्कम सहारा दिलेला आहे। पुढचं काय शिक्षणाचा तुमचा उद्देश? मी ग्रेजुएशन करना है। अकोला शहर में घंटा गाड़ी सेवा तथा बुनियादी सुविधा की समस्याओं को लेकर नागरिकों में काफी नाराजगी व्यक्त हो रही है। परिसर के रास्ते तथा नालियों की दुरावस्था होने के कारण प्रशासन को लेकर नागरिकों में तीव्र आक्रोश दिखाई दे रहा है। इन समस्याओं का निराकरण ना हुआ तो रास्ता रोको करने की चेतावनी नागरिक दे रहे हैं। अकोला शहर में अलग अलग हिस्सों में घंटा गाड़ी सेवा और बुनियादी सुविधाओं की दिक्कतों को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है।
लोगों का आरोप है कि इलाके में नियमित सफाई नहीं हो रही है और घंटा गाड़ियां समय पर नहीं आने की वजह से कचरे की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसके साथ ही इलाके की सड़कों की हालत बहुत खराब है। कई इलाकों में सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं और लोगों की बहुत परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि नालियों की सफाई न होने की वजह से गंदगी सड़कों पर आ रही है। प्रशासन से बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने मिल रहा है। लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और समस्या का तुरंत समाधान करने की मांग की है। इस बीच प्रशासन जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत करे, नालियों की सफाई करे और घंटा गाड़ी सेवा को रेगुलर करे, नहीं तो लोगों ने चेतावनी दी है कि वे कड़ा आंदोलन करेंगे। लोगों ने यह भी कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। आम्ही यावेळेस जाजूनगरला आलेलो आहोत आणि जाजूनगरला काय काय समस्या आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं इथं घंटागाडी येते का त्याबद्दल आपण यांच्याशी चर्चा करणार आहोत। काय काय समस्या आहेत तुमच्या या जाजूनगरला? दादा इथं आम्ही 20 वर्षापासून रहिवासी आहोत जाजूनगरमध्ये। इथं 20 वर्षापासून महानगरपालिकेची आम्हाला कोणतीच सुविधा नाही। इथे रस्ता नाही, 20 वर्षापासून रस्ता नाही। आम्हाला पाऊस पडला की इतका चिखल होतो, गाडी जाऊ शकत नाही, चालू शकत नाही। आणि मागच्या साईडनं जो नाला आहे त्याचं रुंदीकरण खूप आवश्यक आहे, कारण की 5 वर्षापूर्वी आमच्याकडं पूर आला होता, कारण की नाला त्याचं रुंदीकरण कम आहे। तर रुंदीकरण खूप आवश्यक आहे, एवढंच सांगायचं आयुक्त साहेबांना की रस्ता आणि नाल्याचं रुंदीकरण हे खूप आवश्यक आहे आमच्यासाठी। रेग्युलरली येत नाही आणि मेन म्हणजे विशेष की आमच्या इकडे लाईटही काहीच नाही आहे। आम्हाला जर रात्रीचं कुठं काम पडलं तर आम्ही 6 वाजता सुद्धा येऊ नाही शकत एकटं। हा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे इथे। आणि नालीचा जे पूर आला होता तो पण आहे, हर वर्षी पाणी येतेच, इथपर्यंत पाणी असते आणि त्या मागच्या 5 वर्ष आधी तर पूर्ण घरात शिरलं होतं पाणी। त्याच्यामध्ये तर खूप जणांचं खूप नुकसान झालं। 600 रुपये देना पड़ेगा, पहले गाड़ी वाला आपकी तरफ आ ही नहीं रहा बोलते आप। नहीं, 1 साल हो गया हमारे इधर, 1 साल क्या आया ही नहीं अभी तक। तो हमको मुझे 3 साल हो गए अभी तक, तो यहाँ तक मैंने गाड़ी देखी नहीं है अभी तक। तो अरे टॅक्सही जरी म्हटलं तर आपण करायला तयार आहोत, केव्हा भरू जेव्हा जर रेग्युलर, मग काय जर 600 रुपये ते लागत आहे म्हणतात लावू, पण जर ते फक्त आश्वासन देतात गाडी आलीच नाही तर ते 600चं म्हणायला आम्हाला जाणार कुठं? हेच असंच मग बोला निघा। एक तरफ तो भीषण गर्मी में ठंडा पानी देने की पहल की जा रही है, लेकिन पिछले 15 दिनों से शहर के मुख्य बस स्टैंड जैसी जगहों पर लोगों को ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा है। 15 दिनों से यहाँ वाटर फ्रीजर बंद है। गर्मी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए डिपो प्रशासन को इस पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। अकोला बस स्टैंड पर जरूरी सुविधाओं की कमी की शिकायत यात्री कर रहे हैं। अकोला शहर में तापमान शरीर से पसीना निकाल रहा है। ऐसे समय में ठंडा पानी मिलने पर अच्छा लगता है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुख्य बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए ठंडा पानी उपलब्ध करने तथा बस स्टैंड पर बंद पड़े फ्रीजर को चालू करने की मांग की जा रही है। फ्रीजर बंद रहने के कारण यात्रियों को मजबूरन बोतल बंद पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। लगनसरा के दिन होने के कारण बस स्थानक पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। यह देखते हुए डिपो प्रमुख से यात्रियों की परेशानी दूर करने की मांग की जा रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। आज घोषित हुए कक्षा 10वीं के नतीजे। अमरावती संभाग में बुल्ढाना सबसे अव्वल, जबकि अकोला जिले का कुल परिणाम रहा 90.74%। जिले के 26,514 छात्रों का भविष्य आज हुआ तय। अकोला जिले में सबसे ज्यादा परिणाम रहा पातूर तहसील का। दस वर्षीय बालिका पर अत्याचार करने वाला हैवान गिरफ्तार। अथक प्रयास के बाद पुलिस ने घने जंगल से आरोपी को किया गिरफ्तार। अमरावती शहर में खंडेलवाल ज्वेलर्स की ऊपरी मंजिल को लगी आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। इस साल भीषण गर्मी होने के बाद भी सब्जियों की कीमतें काफी कम। सब्जियों की आवक ज्यादा, लेकिन धूप की वजह से बाजार में ग्राहक गायब।
समाचार के लिए देखते रहिए RR से न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RR से का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।